Hello dear students, once again welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So previously we have started with the chapter phase equilibria. Already one video has been uploaded. So hope so आप लोगों ने watch कर ली होगी and do tell me in the comment section if you find difficulty somewhere किसी definition में या किसी example में अगर आपको difficulty आई है तो आप उसको ज़रूर बताइए and if you get the content whatever I delivered तो वो भी आप ज़रूर जो है comment section में बताएं. So one comment I was reading yesterday, so it was written that आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं किसी के 10 जैन को. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ी सी 5-6 वीडियोज़ में जितना कवर हो सके इस चैप्टर का कंटेंट कवर कर दूं. बट देखिए आप लोगों ने डिले किया ये चीज़ बताने में कि दैट यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन दिस टॉपिक. तो यही है कि हम लोग इधर उधर की वीडियोज़ इधर उधर के कंटेंट जो है वो देखते रहते हैं. जो हमारे काम का कंटेंट होता है, जो हमारे एक्चुअल में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम बहुत देरी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं. सो आई वॉज वॉचिंग इवन कि कई बार ऐसे जो शॉर्ट्स होते हैं, कुछ वीडियोस होती हैं जो बिल्कुल एमी बस कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो लोग उनको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, वहाँ कमेंट्स करते हैं, जबकि वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कई चीज़ों से. जो एजुकेशनल वीडियोस होती है जिनका एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में, जैसे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी इन विच आई हैव टोल्ड यू द अबाउट द वेरियस लाइक पॉइजनस फूड जो हमें डेली लाइफ में नहीं खानी चाहिए, जिसका हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है. तो ऐसी चीज़ों को लोग जो है पता नहीं हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, पता नहीं हम किस जोन में आ गए हैं कि हम जो हमारे फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं उनको कम देखते हैं, और जो इधर उधर की वीडियोस होती हैं तो जिससे दूसरे बंदे को फ़ायदा होता है जो बनाने वाला, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, हम उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो प्लीज़ अपने माइंड जो है उनको एक राइट डायरेक्शन में उसको आप फोकस करिए. जो आपके काम में आने वाली चीज़ें जिसका आपको भी बेनिफिट हो, उस बंदे को तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, तो आपको भी बेनिफिट हो, ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, ऐसी चीज़ों को जो है आप मोटिवेट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का कंटेंट बनाएं. सो अब डिले आपने किया है आपने बताने में, तो इसलिए अब जितना हमसे हो पाएगा हम ट्राई करेंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको तो मतलब मटेरियल मिलना ही चाहिए. ये मेरा मानना है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर तरह का सपोर्ट, हर तरह की हेल्प जो है, केमिस्ट्री ड्राइव इज ऑलवेज देयर फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ फेज इक्विलिब्रिया विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो कंपोनेंट्स, 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि फेज इक्विलिब्रिया को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फेज का पता हो, कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का. सो इस वीडियो में मैं कंपोनेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम कवर करा दूंगी. आने वाली वीडियोस में जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, तो उस हिसाब से हम सारे जो है सिस्टम्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि 1 कंपोनेंट में 1 कंपोनेंट वाले सिस्टम हो जाए, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट्स एंड सो ऑन. सो कंपोनेंट्स क्या होता है, देखो ये तो डेफिनेशन आती है बुक में जो दी होती है ना, कि कंपोनेंट का मतलब वो है एट इक्विलिब्रिया. ऑब्वियसली हम चैप्टर कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रिया, तो इक्विलिब्रियम पे ही हम फेजेस को देखेंगे, इक्विलिब्रियम पे ही हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे. सो द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स by mean of which the composition of each phase present. कॉम्पोजिशन का मतलब तो समझते हो ना, कंसंट्रेशन, कॉम्पोजिशन, ठीक है. सो यानी कि जिसका वो बना हुआ है, अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला है तो सोडियम क्लोराइड की कॉम्पोजिशन अलग है, वाटर की कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है. सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन्स है, वाटर में H पॉजिटिव है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है. सो कॉम्पोजिशन वेरी करती. तो कहता है कि कंपोनेंट्स को, इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं डेफिनेशन को. प्रेजेंट कैन बी एक्सप्रेस इधर डायरेक्टली और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन नेगेटिव एंड 0 साइंस बीइंग परमिटेड. ये तो चलो डेफिनेशन, मैंने इसको तोड़ के 2 में डिवाइड कर दिया. पहला, अगर आप इसी चीज को समझ लोगे कि कंपोनेंट का मतलब है वो मिनिमम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स तुम्हें बताने पड़ेंगे किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए. minimum number of constituents you need to tell me in order to define any system. जैसे कोई सिस्टम मैंने ले लिया, मैंने सॉल्ट को शुगर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है, सॉरी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है. सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो मेरे पास एक सिस्टम तैयार हो गया जिसको मैंने बोल दिया सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो गया. ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है. ये तो वो फेज वाली चीज अलग है. अब अगर हम फेज की बात करेंगे तो फेज यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि सॉल्ट तो पानी में घुल गया,
ठीक है, अब हम ये नहीं मान के चल रहे कि हमारा सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन हम बहुत एक्सेस में ले रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अप टू द बिलो सैचुरेशन वाली कंडीशन ले रहे हैं, जब हमारा सॉल्ट जो है वो पानी में डिजोल्व हो गया, फेज हमारा एक ही है, लिक्विड वहां पे रहेगा। अब मैं बात करी, डोंट कंफ्यूज विद फेज एंड योर कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से बताने पड़ेंगे, एक सॉल्ट बताओगे, एक पानी बताओगे, है ना। इसमें सो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, 2। और हम ये मान के चल रहे हैं भी सॉल्ट हमारा डिसोशिएट नहीं हुआ, सिंपल सॉल्ट है, उसको पानी में डिजोल्व किया। अब मतलब इस पे हम अजम्पशंस हैं ये, ठीक है, हम सिस्टम को समझने के लिए अजम्पशन, हर तरह की अजम्पशन लगा लगा के सिस्टम को समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, मैंने पानी में नमक को घोला, कोई डिसोसिएशन नहीं कराई अभी सॉल्ट की। सो सिंपली मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बता दिए, एक NaCl, एक पानी है, वाटर है। सो सिंपल। सो मिनिमम कितने तुम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो बताओगे, वो होते हैं कॉम्पोनेंट्स। फिर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो, किसी इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, कोई केमिकल फॉर्मूला लिख के एक्सप्रेस करोगे, कोई साइन कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही, तो माइनस पॉजिटिव साइन आप लगा देते हो उस हिसाब से, ठीक है। सो ये बात है कंपोनेंट, ठीक है। होप आपको पता लग गया होगा कंपोनेंट। अब अगर पानी है, सिंपल पानी है, ठीक है, तो पानी में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज वाटर, ठीक है। तो वाटर उस सिस्टम को समझा रहा है कि ये वाटर है, ये वाटर को समझाने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करा। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, पानी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट है, सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज है, अपना उसका जो है कॉम्पोजिशन है। सोल्यूशन जो वाटर है उसकी अपनी एक जो है अलग प्रॉपर्टीज है, अपनी अलग जो है कॉम्पोजिशन है। तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे, ठीक है। होप आपको ऊपर डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इसको निकालना कैसे हमें। फॉर्मूला, कंपोनेंट्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास N-E। सो ये पहला केस है, 2 केसेस आएंगे। जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने जो एक फ्लो चार्ट दिया था उसमें बताया था कि 2 केसेस आते हैं कंपोनेंट्स के। एक वो वाली इक्वेशंस हम उठाते हैं, एक वो वाले सिस्टम्स उठाएंगे जिसमें हम मान के चलते हैं, यहाँ पे माना हुआ है कि व्हेन नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, कि आयंस ओयंस नहीं हमने इन्वॉल्व करने। वैसे एग्जांपल आगे मैंने सारी करा देनी आपको, तो आयंस हमने इन्वॉल्व नहीं करे, सिंपल एक सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही, तो वहां फॉर्मूला तुमने लगा देना C=N-E। सो C कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, N का मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कितनी केमिकल स्पीशीज है उसमें, ठीक है। अब ये वाली वो है सिंपल वाली, जैसे मैंने ये सॉल्ट वाटर वाला लिया, ठीक है। केमिकल स्पीशीज कितनी तुम उसमें डाल रहे हो, जैसे अगर तुमने नींबू पानी बनाया है तो नींबू पानी बनाने के लिए व्हाट विल यू ऐड, वो यू ऐड वाटर, यू ऐड लेमन, यू ऐड सॉल्ट, यू ऐड शुगर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितनी केमिकल स्पीशीज होगी, 1 2 3 4, 4 केमिकल स्पीशीज होगी। अगर हम मान के चल रहे कि कोई डिसोसिएशन नहीं हुई, सो यू आर मेकिंग द लेमन जूस। तो लेमन जूस में जितने केमिकल स्पीशीज है, जितनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पानी को, लेमन को जो है, लेमन वाटर जो आपने बनाया उसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने पड़ेंगे। कि नींबू पानी बनाने के लिए व्हाट आई हैव एडेड लेमन, आई हैव एडेड वाटर, आई हैव एडेड सॉल्ट, शुगर। सो 4 मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो ऐड किए हैं, तब जाके मेरा एक सिस्टम तैयार हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ई का मतलब क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन द केमिकल स्पीशीज, कि क्या कोई उनमें कोई इक्वेशन सेटअप हो रही है, ठीक है, क्या कोई इक्वेशन बन रही है आपस में, कोई तुमने मतलब रिप्रेजेंट की है। अगर तो की हुई है तो वो आपको एक रिलेशन जो है उसका भी एक मतलब लिखना पड़ेगा, 1। the various examples in order to understand this concept of components। तो पहले हम वो केसेस करेंगे जिनमें हम मान के चल रहे हैं कि दैट नो लाइक एक्टिव रिएक्शंस, यू कैन से केमिकली एक्टिव स्पीशीज नहीं है, या जिनमें कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है, नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो पहले वो एग्जांपल्स चलेंगे जिसमें डिसोसिएशन हम मान के चल रहे हैं कि नहीं हो रही, कोई आयंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला जैसे सुक्रोज सोल्यूशन आ गया, तो सुक्रोज सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली लाइक यू आर एडिंग सुक्रोज एंड इनटू द वाटर, या जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने शुगर डाल दी पानी में, तो उस सिस्टम को, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें आपने शुगर एंड वाटर डाल दिया, तो उसको डिफाइन करने के लिए ये शुगर सोल्यूशन एक बन गया, तैयार हो गया शुगर सोल्यूशन। इसको जो है डिफाइन करने के लिए सिस्टम को, तो कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे, ठीक है,
क्या क्या बताना पड़ेगा आपको कि इसमें मैंने क्या क्या डाला शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, एक तो शुगर होगी एक वाटर हो गया, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 2 हो गए। इक्वेशन कोई इसमें हमने लिखी नहीं है तो 0 होगी ना, कोई इसमें अभी रिस्ट्रिक्शन वाला तो हम चलेंगे नहीं केस, ठीक है। तो अभी फिलहाल कभी जहाँ पे नो आयंस आर फॉर्म, तो उस केस में हमने कौन सा सिंपल फॉर्मूला C=n-e ही लगाना है, जिसमें n क्या है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और e क्या है हमारे पास दैट इज रिस्ट्रिक्शन। और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने याद रखना है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये भी होगा कि जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखते हो तो जो रिएक्टेंट साइड है वो अलग से, जितने भी आपको दिख रहे हैं केमिकल स्पीशीज और जितनी आपके पास प्रोडक्ट में बनी है केमिकल स्पीशीज, अगर आपको अलग से दिख रही हैं, जैसे सपोज कर लो NaCl + KBr, मुझे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे जैसे NaBr बन जाए और KCl बन जाए, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, ये अलग तरह का है, ये अलग तरह का, ये अलग तरह का, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज 4 लोगे आप, ठीक है। तो इसी तरह शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन का जब शुगर सोल्यूशन बना, जब आपने शुगर डाली वाटर डाला, तो उसके बाद जो शुगर सोल्यूशन बना उसमें भी शुगर और वाटर ही थे, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ओवरऑल जो थे वो सिर्फ 2 ही थे, ठीक है। तो इक्वेशन 0 हमने ले ली, तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स कितने आ गए, n-e कर लो दैट इज 2, मीन्स आपके शुगर सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट्स हैं, दैट इज शुगर एंड योर वाटर। कमिंग टू नेक्स्ट इज द सल्फर सिस्टम ले लेते हैं, जैसे सल्फर की रोम्बिक ले लो, इसकी स्टेट, देन सल्फर मोनोक्लिनिक, ठीक है, और सल्फर इन लाइक लिक्विड फेज, सल्फर इन लाइक वेपर फेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये सॉलिड जो है हमारे पास रोम्बिक सल्फर अलग से क्रिस्टल्स है, मोनोक्लिनिक के अलग से हैं, लिक्विड वाला अलग से है, और वेपर सल्फर अलग से प्रॉपर्टीज है उसकी, अलग से उसकी कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टोटल हो जाएंगे कितने, 4। इक्वेशन क्या इनका आपस में जो है इक्विलिब्रिया पे जो कोई इक्वेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, हाँ दिख रही हैं, ये देयर आर द इक्वेशन, ये देखो 1 रोम्बिक का मोनोक्लिनिक के साथ रिलेशन है, मोनोक्लिनिक का लिक्विड के साथ है, लिक्विड का वेपर के साथ, कोई ना कोई जो है एक रिप्रेजेंटेशन है ही है वहां पे इक्वेशन की। तो यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशंस हमने दिखाई हैं, तो ये आ गया कंपोनेंट यहाँ से 4 - 3 मीन्स 1, यू नीड ओनली 1 कंपोनेंट, तो 1 कंपोनेंट सिस्टम ही तो है, दैट इज सल्फर, इट इज अ सल्फर सिस्टम। नाउ इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, लिक्विड है, तुम लोगों ने अगर बताना ये मेरा सल्फर सिस्टम है, ठीक है, तो एक ही ये कंपोनेंट माना जाएगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम है ये। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ वेरी फेमस, हमारे सबसे जो लोकप्रिय वाली कह लो, फेवरेट वाली, आइस चेंजेस इनटू वाटर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। तो फेज जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको फेज तो इसके निकालने आ ही गए होंगे, है ना। तो फेज बताओ, फेज कितने हैं यहाँ पे, द फेज आर द 3 phases, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। सो आइस का फेज क्या है, दैट इज सॉलिड, और वाटर का क्या है, लिक्विड, एंड दैट ऑफ योर वेपर गैशियस फेज। तो फेज 3 है यहाँ पे, बट अगर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करनी है तो आइस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी कॉम्पोजिशन है, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट है। आइस में जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, वाटर में उससे थोड़ी कम है, वेपर में सबसे कम है, तो अपनी अपनी इनकी जो कॉम्पोजिशन, अपनी अपनी मतलब कॉम्पोजिशन इज सेम लाइक वाटर, बट जो एक प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वो अलग से हैं। तो देखा जाए तो यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट, एक लिक्विड है हमारे पास, वेपर फेज में अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो 3 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। केमिकल स्पीशीज विल बी 3, और इक्वेशंस कितनी दिख रही हैं यहाँ पे, आइस का वाटर के साथ रिलेशन है, वाटर का वेपर के साथ, तो 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पे। तो कंपोनेंट्स कितने होंगे, इसको डिफाइन करने के लिए आपको कितने कंपोनेंट्स की जरूरत है बताने के लिए कि ये कैसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइस वाटर वेपर वाटर सिस्टम है। तो देख लो 3 - 2 करो, दैट इज 1, सो इट इज 1 कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज योर वाटर सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोर्थ एग्जाम्पल कर लो कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, आपको पता है ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट दिस इज गैशियस। सो 3 फेज होते हैं, 3 फेज बताया था कि इस सॉलिड और इस सॉलिड में आपका क्या डिफरेंस रहेगा, कलर के बेसिस पे आप इसको इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये अलग तरह का सॉलिड है, ये अलग तरह का है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए हैं, दैट इज 3।
एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, देखो अलग अलग चीज बन रही है। केमिकल स्पीशी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 3 केमिकल स्पीशीज हो गए, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। इक्वेशन तो हमें एक ही दिख रही है, जो रिलेशन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो वन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग दैट, सो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 3 - 1, दैट इज 2। सो रिमेंबर कैल्शियम कार्बोनेट इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का है। क्लियर? सो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको आपको कॉम्पोजिशन को फिक्स करना है। ठीक है? सो इन ऑर्डर टू लाइक रिप्रेजेंट दिस इक्विलिब्रिया, दिस फेज इक्विलिब्रिया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैक्सिमम एग्जाम्पल आई विल ट्राई कि मैं इसमें वीडियो में कवर कर लूँ, ताकि अगर कोई बुक में भी इधर उधर एग्जाम्पल हो तो आपको समझ आ जाए। बाकी आप खुद भी ट्राई कर लेना अगर इधर से कोई और भी आपको एग्जाम्पल जो है वो मिल रही हो। ठीक है? ये तो क्लियर हो गया ना, 2 कंपोनेंट सिस्टम की आपको किसी 2 की जो है फेसेस जो है उनकी कॉम्पोजिशन को फिक्स करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड गेट डिसोशिएट, इसको मतलब हमने ले लिया, इससे बन रहा है अमोनिया एंड HCl। ठीक है? ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनिया एंड HCl। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, अमोनिया भी गैस है और ये भी गैसियस फेज में है। अब यहाँ पे जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर अमोनिया का है दैट शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दी HCl। ठीक है? ये हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो उस केस में हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने कहेंगे, ये देखो ये अलग से है, ये अलग, ये अलग, तो 3 तो कॉन्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। इक्वेशन कितनी दिख रही है? 1। ठीक है? इक्वेशन 1 दिख रही है। अब उसके बाद आ गया यहाँ पे कि अगर तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का HCl के इक्वल है, ठीक है, तो ये भी तो एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है? एक तो ये होगी, इसमें हमारे पास एक तो ये केमिकल इक्वेशन वाली होगी और एक तुमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल होना चाहिए तभी ये इक्विलिब्रिया सेटअप होगा। तो मीन्स टोटल हम जो ई की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी इसको कंसीडर कर सकते हो। वैसे ये एग्जांपल मैंने आगे करा दी थी जिसमें हम माइनस करते हैं, दैट इज योर N-E-R फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी मतलब चलो अब अप्लाई कर लो, एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो कंपोनेंट्स निकालोगे दैट विल बी N-E-R। तो यहाँ पे 3 है, ये -1 और एक -1, ये रिस्ट्रिक्शन जो तुम लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे। सो 3 माइनस करोगे आप लोग 2, तो ये हो गया 1 कंपोनेंट सिस्टम। सो सिंपली ये देखिएगा, ये चीज वहीं लगेगी जहां पे हमारे पास क्या है, KCl और जो NaBr है। ठीक है? KCl और जो NaBr है उसकी कंसंट्रेशन अनइक्वल है। KCl ये वाला केस जो मैंने जब R1 लिया था, जब KCl एंड NaBr मेरे अनइक्वल अमाउंट में है, उस केस में मेरे को कोई चक्कर नहीं है, बस K पॉजिटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव N नेगेटिव बनता रहे, बस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शन उठाई थी और एक जो है मेरे H पॉजिटिव H नेगेटिव। बट इन केस योर NaCl and your KCl, sorry, in case your KCl and your NaBr are in equal amount, अगर वो इक्वल अमाउंट में है तो उस केस में एक और रिस्ट्रिक्शन चलेगी कि जो K पॉजिटिव आयन जितने बन रहे हैं उतने ही N पॉजिटिव बने, Na पॉजिटिव जितने Cl नेगेटिव हैं उतने ही Br नेगेटिव बने। तो यहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शन और इलेबोरेट हो गई, एक ये वाली और एक वो तो चली गई है, वो तो चली रही है, H पॉजिटिव एंड शुड बी इक्वल टू OH नेगेटिव। तो उस केस में रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास 2 की बजाय 3 हो जाएंगी और कंपोनेंट फिर क्या हो जाएंगे, -5 -3। तो यहाँ से माइनस करो तो उस केस में 3 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा, ये 3 कंपोनेंट सिस्टम। ये और भी सिस्टम्स ऐसे हैं जहां पे ये चीज अप्लाई होगी। तो याद रखना, ये लिख लो कि जहां मेरे पास मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अनइक्वल होगी, वहां मैं उनके लिए आयनिक अगर डिसोसिएशन होती है तो मैं रिस्ट्रिक्शन एक बस लिखनी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की। दूसरा, अगर इक्वल आती है तो मेरे को उनके लिए अलग से जो है आयंस के लिए एक और जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की एक ऐड करना पड़ेगा 1। ठीक है? तो नेक्स्ट आ गई उसके बाद एग्जाम्पल, और सिस्टम ले लेते हैं समझने के लिए। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं KCl NaCl, इसी की तरह है थोड़ा थोड़ा।
इसके भी वही केसेस कर लो। पहला केस कर लेते हैं जब हम कह रहे हैं कि नो डिसोसिएशन। नो डिसोसिएशन मैंने समझा रखा है, तो पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करो, खुद निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, नो डिसोसिएशन है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो 3 हो गए, दैट इज KCl, NaCl एंड वाटर। और इक्वेशन तो कोई नहीं लिख रहे, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो उस केस में कॉम्पोनेंट सीधे ही तुमने 3 निकाल लेने, दैट इज द 3 कॉम्पोनेंट सिस्टम। सो आई होप अगर आपको ऊपर वाला सिस्टम समझ आ गया ना, तो तुम लोगों ने ये वाला बड़े इजिली से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, दैट इज अज्यूमिंग द डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है वहां पे, हम ये लेके चल रहे हैं। सो अगर डिसोसिएशन हो रही है तो ऑब्वियसली KCl किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। योर NaCl विल गेट्स कन्वर्टेड टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, and definitely your water is getting converted to your H positive and OH negative। अब कॉम्बिनेशन बना के देख लो इनके, अगर K पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तब भी KCl बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो वो NaCl ही बनेगा। तो कोई न्यू और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहे, जैसे पिछले वाले में हमारे पास इन द प्रीवियस इक्वेशन वी गेट दिस KBr एंड NaCl ये बन रहे थे ना। तो बट यहाँ पे कोई ऐसी न्यू जो है हमारे पास फॉर्मेशन नहीं हो रही। सो सिंपली वी हैव KCl, वी हैव NaCl, वी हैव वाटर, and we have K positive ion, Cl negative ion, Na positive ion। no need to write on twice Cl negative ion, ठीक है। वो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एक जो Cl नेगेटिव इस वाले की होगी वही इसकी है, ठीक है। सो नो नीड टू राइट ऑन ट्वाइस H positive and OH negative ion। so number of total constituent calculate KCl 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशी। एंड देन इक्वेशंस, सो हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव रिटन फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्विलिब्रिया, दैट आर द 3 इक्वेशंस आर हियर। एंड इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, यस डेफिनेटली। तो जैसा मैंने बताया पहला केस हम लेके चल रहे हैं जब हमारे पास KCl एंड NaCl दे आर इन द अनइक्वल अमाउंट। So when they are unequal amount, it doesn't depend, just they need to balance, K पॉजिटिव Na पॉजिटिव बनी जाए, बस एक दूसरे को बैलेंस करें। एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शन हम 1 लेंगे और एक इसके लिए रिस्ट्रिक्शन हम 1 लेंगे, तो टोटल रिस्ट्रिक्शंस आर 2 एंड द कंपोनेंट्स विल बी 8 - 3 - 2, so it will be your 3 to 5, 8 - 5 is 3 component system, okay। so it is 3 component system। Hope it is clear to you। now try to find out by yourself if the amount of KCl that is equal to to the NaCl। so in that case हमारे पास components क्या निकलेंगे, खुद ट्राई करो, पहले पॉज कर दो वीडियो, चलो खुद निकाल के देखो। तो उस केस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कितनी हो जाएंगी, एक बढ़ जाएगी ना, क्योंकि K पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू Na पॉजिटिव, ये होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास ये अलग से बन जाएगी ये वाली चीज़, मतलब ये तो रहेंगी रहेंगी, ये वाली रिस्ट्रिक्शन भी उस केस में लग जाएगी। तो देन 3 हो जाएंगी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एक बढ़ जाएगी वहाँ, बस ये याद रख लेना, एक बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो ये तो n की वैल्यू 80 रही, इक्वेशंस भी वहाँ 3 की 3 रही, बट रिस्ट्रिक्शन एक और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2 + 1 हो जाएगी, दैट इज 3। सो इन दैट केस कॉम्पोनेंट्स विल बी 8 - 3 - 3, सो इट विल बी योर 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम, ठीक है। बस एक बढ़ा देना अपने रिस्ट्रिक्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद दिए, सो सारी ऑलमोस्ट एग्जांपल्स आपको करवा दी हैं। सो आई होप अब आपको कंपोनेंट्स जो है वो निकालने आ गए होंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल बुक में मिलती है तो उसको ज़रा आप खुद एक बार ट्राई करो। अगर आपको डिफ़िकल्टी होगी फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना भी मैंने इसकी एग्जांपल करके देखी थी, मेरे को पता नहीं लग रहा। तो आगे हम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, लास्ट रह गया, इसको भी आज कवर कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ किसी भी सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होता है हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मिनिमम तुम कितने वेरिएबल्स को फिक्स करोगे कि तुम एक जो क्या है कि एक कंडीशन सिस्टम की एक्सप्लेन कर सकते हो। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट यू नीड टू फिक्स,
in order to just explain, in order to define the condition of the system. ठीक है, अब कितने का वेरिएबल हमें फिक्स करने पड़ेंगे ताकि मेरे को उसका, जैसे अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया या वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो प्रेशर मेरे को अपने आप वैल्यू पता लग जाएगी. मेरे पास इतनी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है तो 2 फिक्स कर दी तो तीसरा चौथा मेरे को अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है, तो कितने का मेरे को फिक्स करने पड़ेंगे वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो चलिए पहला हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए. तो दैट इज लेट इट, सबसे इजी वाला उठा लेते हैं, आइस, वाटर एंड वेपर. अब मैंने आपको देखो फेज भी बता दिया, कंपोनेंट भी बता दिया है ना. अब इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए जो हम यूज करेंगे दैट विल बी योर फेज रूल. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क भी कई बार आ जाता है फेज रूल. सो फेज रूल होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. प्लीज इसको लिख लो. फेज रूल ये है, C का मतलब वही हो गया कंपोनेंट, P का मतलब फेज, प्लस 2 इसमें जो है एक हमने वैल्यू ऐड करनी है. तो जैसे पहला सिस्टम ले रहे हैं आइस वाटर वेपर का सिस्टम, तो वहां पे कंपोनेंट्स कितने हैं, एक ही कंपोनेंट है. चाहो तो अब अप्लाई खुद करके देखो. ठीक है, कंपोनेंट कितने हैं तो बता रखा मैंने कि आइस अलग से है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये वाला वो वाला फॉर्मूला लगा के n माइनस ई वो लगा लो, तो 3 माइनस 2 कर लो तो वहां से 1 निकल आएगा. फेजेस कितने हैं यहाँ पे, फेजेस कितने हैं, there are the total 3 phases. ठीक है, there is a solid phase, there is a liquid phase and there is the vapor phase. So applying in the equation, just putting the value, there is 1 minus 3 plus 2, we get the 0. Degree of freedom is 0. ऐसे सिस्टम को जहां पे हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो 0 आती है, वो सिस्टम होता है इनवेरिएंट. ठीक है, लिख लो साथ में, कई बार बुक्स में नहीं भी दिया होता तो याद रखना, ऐसा सिस्टम होता है इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये सिस्टम है ना, आइस वाटर वेपर वाला, अगर आप इसमें ठीक है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब सारी चीजें फिक्स हैं आपके पास, अगर आप किसी में भी वेरिएशन करोगे, ठीक है, इस टाइम पे किसी भी ये इक्विलिब्रियम सेटअप जो हो गया है, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर किसी में भी अगर आप वेरिएशन करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक या दूसरा फेज जो है वहां से डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, तो आप किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे आप किसी को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये एक फिक्स चीज है. अभी इससे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आइस वाटर वेपर ने इक्विलिब्रियम में रहना है. अगर आप उसको छेड़ोगे तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ 1 और मोर फेसेस. ठीक है, सो ऐसा मतलब होता है इनवेरिएंट का. अब उसके बाद अब छोटा सा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, हम सिस्टम ले लेते हैं, लेट इट एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर सिस्टम. वाटर वेपर सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली H2O है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ H2O इन द वेपर फेज. राइट, तो यहाँ पे कंपोनेंट तो हमारे पास 1 ही है, दैट इज योर वाटर, एंड योर इक्वेशन इज ऑलरेडी यू कैन सी 1 ही है. फेज कितने यहाँ पे 2 फेज हैं, 1 इज लिक्विड एंड 1 इज गैशियस फेज. एंड जस्ट पुट द वैल्यू F इज इक्वल टू 1 minus 2 plus 2. So in this case what's the value of your degree of freedom, that comes out to be 1. तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिवेरिएंट. यूनिवेरिएंट का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज को फिक्स करने से दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा. इसका ये मतलब होता है 1 का कि एक को फिक्स करोगे दूसरा वेरिएबल अपने आप फिक्स हो जाएगा. जैसे सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वेपर प्रेशर होना ही होना, जितनी पर्टिकुलर वैल्यू है वेपर प्रेशर की, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. सो अगर आप टेम्परेचर को फिक्स करते हो उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाती है वैल्यू. So that kind of system is univariant, right? Next, coming to the example that is of your let it water simple liquid. ठीक है, या वाटर सिंपल के लिए गैस ही ले लो. तो उस केस में हमारे पास कंपोनेंट 1 ही है, इक्वेशन हमारे पास कोई नहीं है, यहाँ पे फेज भी एक ही है. ठीक है, लेट इट लिक्विड फेज ही है. तो उस केस में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1 minus 1
+2 +2 1 - 1 +2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी यहाँ पे वैल्यू, दैट इज 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई, तो इसको हम बोलते हैं वाई वेरिएंट सिस्टम, वाई वेरिएंट सिस्टम। सो यू नीड टू एटलीस्ट फिक्स 2 वेरिएबल्स, जैसे प्रेशर वॉल्यूम को आपको बताना पड़ेगा तभी आप टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो निकालोगे। सो इन दैट केस यू नीड टू फिक्स 2 factors, either pressure volume, your volume temperature. So you need to fix in order to define your system कि ये मेरे सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर अपने आप आपके पास, फिर आप उसको वो तो निकल ही जाएगी उसकी वैल्यू, तो सिस्टम डिफाइन हो जाता है, पता लग जाता है भी अगर इसका इतना टेम्परेचर, इसका इतना प्रेशर है, तो ये सिस्टम इस समय इस कंडीशन पे है, ये सिस्टम को इस तरह डिफाइन कर रहा है। सो दैट इज बाई वेरिएंट। क्लियर? सो होप ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला भी पता लग गया कि यूनिवेरिएंट, इनवेरिएंट, ये सब चीज़ें क्या है। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन जरूर निकला है मेरे पास। कंक्लूजन ये निकला है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो पहला सिस्टम लिया था उसमें मेरे फेजेस क्या थे, लेट इट नीचे और ले जाओ, फेजेस। तो पहले वाला सिस्टम जो था उसमें मेरे 3 फेज थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या वैल्यू आई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आई थी 0। फिर आगे सिस्टम मैंने लिया जिसमें 2 फेज थे, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आई थी। फिर मैंने डिग्री ऑफ जो फेजेस थे मैंने 1 कर दिया और मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आई। तो जैसे जैसे पी की वैल्यू कम हो रही है, आपके पास एफ की वैल्यू क्या बढ़ रही है, ठीक है, याद रखना, पी की वैल्यू जैसे आप डिक्रीज कर रहे हो, आपके पास फेजेस जितने कम होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये कंक्लूजन निकला। तो अब ऐसा करते हैं, 2 केसेस यहाँ पे इसके करते हैं, लेट इट 2 केसेस, लेट इट केस 1। एक वो केस कर लेते हैं जहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जो फेजेस हैं वो मेरे मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम फेज ले लिया तो F will be 0. If P is maximum then F will be 0. So हमारे पास जो फॉर्मूला था that is F is equal to C minus P plus 2. So we have considered that P is maximum. So in that case your F will be 0. C is equal to C, P maximum and plus 2. So here, from here you can calculate the maximum phase that are present. So that will be C plus 2. So this will be your equation. So these are the simplified equations that you people can use during your competitive exams. So वहाँ पे आप इतने इतने बड़े वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर हमारे पास इतना कंपोनेंट्स हैं तो बताओ कितने फेज होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज निकालने के लिए दिस इज द शॉर्टेस्ट इक्वेशन दैट यू कैन यूज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में हमारे पास एक ही कंपोनेंट, जैसे केला पानी है, ठीक है, तो पानी है अकेला, एक ही कंपोनेंट है, तो पानी के कितने फेज हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कैन बी 3। ठीक है, तो वो चीज़ है, अगर एक ही कंपोनेंट तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज जिसमें पानी एग्जिस्ट कर सकते हो, तो वो यही तो है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब ये अगर 2 कंपोनेंट लोगे तो वहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, तो द मैक्सिमम फेज विल बी 4। जैसे सल्फर ले लो, ठीक है, अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, 2 कंपोनेंट्स ले लिए हमने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस कैन बी 4। तो मतलब मैक्सिमम क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं वो, एज अ सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर वेपर, सल्फर लिक्विड, तो मैक्सिमम 4 ही फेज बन सकते हैं। तो मतलब इस तरह आप रिलेट कर सकते हो। अब यही अगर हम सेकेंड केस कर लेते हैं कि जिस केस में आपके पास मिनिमम फेजेस हो, मिनिमम फेज का मतलब 0 तो वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, सो मिनिमम फेज कम से कम एक तो फेज में तो चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैशियस हो। तो उस केस में हमने निकालना है एफ मिनिमम। ठीक है, तो एफ मिनिमम निकालने के लिए आप लोग यहाँ फिर से पुट करोगे, दैट इज योर, दिस विल बी दिस विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करने हैं। अगर हमारे पास पी जो है फेजेस मिनिमम है +2, तो वैल्यू क्या है, मिनिमम फेज कितने हो सकते हैं, 1 + 2। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी दैट इज एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू C + 1. So this is the equation which you can use to calculate your degree of freedom corresponding to your this component. So जैसे अगर पानी है, वाटर है, तो वाटर अगर एक कंपोनेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, दैट इज 2।
ठीक है, तो यानी वो लिक्विड है या वेपर में एग्जिस्ट करेगा। सो इस तरह आप लोगों मतलब दो आप वेरिएबल उसके फिक्स करोगे, ये मतलब है इसका, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मैनी आर्बिट्रली टू डिफाइन द सिस्टम, हाउ मैनी वेरिएबल्स यू कैन फिक्स। सो डेफिनेटली अगर आपके पास अगर एक कंपोनेंट है जैसे वाटर है, तो आपको दो वेरिएबल तो फिक्स करने ही पड़ेंगे, जैसे उसका टेम्परेचर प्रेशर बताओगे या टेम्परेचर वॉल्यूम बताओगे। सो आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट जस्ट एक बेसिक है, अभी सिस्टम तो हमने समझने हैं आगे, 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो पहले इसकी क्लैरिटी, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट इन द सेक्शन, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड बताऊँ तो उसमें मैं आपका वो डाउट क्लियर कर लूँ, क्योंकि डाउट्स लेके आगे आगे चलोगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा, फिर तो रट्टा ही लगेगा, फिर तो समझो बस ऐसे रट्टे लगा लगा के आगे पढ़ते जाओगे, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी नहीं। एंड नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन, सो डोंट कंफ्यूज योर नॉलेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉलेज को एजुकेशन के साथ कंफ्यूज मत करिए। कई बार कईयों ने 10-10 डिग्रियां ली होती हैं बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, आता जाता कुछ नहीं होता। तो हमें आना जाना भी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि चीज़ पढ़ ली पता है नहीं कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेली लाइफ का, ठीक है। अब तो जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, पानी जो है आप लोग पीते हो गर्म करके, थर्मो फ्लास्क में रखते हो, तो दैट इज़ ऑल थर्मोडायनेमिक। तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट सप्लाई हो रहे हैं। सोचा करो, पानी गर्म हो गया, पानी अंदर गर्म रह रहा है, पानी जो है थोड़ी टाइम बाद ठंडा हो गया, तो ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे केमिस्ट्री है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया बिहाइंड दैट। तो उस चीज़ को समझो प्लीज़। एंड डू like, share and comment the video. Thank you for watching.